मित्रों नमस्कार। आज मेरे वीडियो का विषय है राजस्थान में 1857 की क्रांति भाग 2। इस भाग 2 के अंतर्गत मैं नीमच में हुई क्रांति के संबंध में बातचीत करूंगा। इसके पहले मैं एक वीडियो राजस्थान में 1857 की क्रांति भाग 1 के शीर्षक से जारी कर चुका हूं। संभवतः आप लोगों ने देखा होगा। यदि नहीं देखा हो तो इस वीडियो को देखने के पहले यदि भाग प्रथम को देखेंगे तो निश्चित रूप से संपूर्णता में इस प्रकरण को समझ सकेंगे, क्योंकि 1857 की क्रांति का विस्तार खास तौर पर उत्तरी भारत में इतना विस्तृत था कि उसकी कहानी इस स्थिति में हो गई है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता। तो 1857 की क्रांति का इतना बड़ा विशाल पटल है जिस पटल को समझने में समय लगता है, और हम देखते हैं कि किस प्रकार से 1857 की क्रांति के नए नए तथ्य आज भी उद्घाटित हो रहे हैं। तो आज का जो ये वीडियो है ये नीमच में हुई सैनिक क्रांति को लेकर के है, क्योंकि नसीराबाद में 28 मई 1857 को सैनिकों ने विद्रोह कर दिया और वे विद्रोही सैनिक छावनी को उजाड़ करके और जयपुर होते हुए दिल्ली कूच कर गए। नसीराबादी की क्रांति का जो प्रभाव ने एक खास चीज़ ये देखी कि जहाँ जनता ने क्रांतिकारी सिपाहियों को पूरी तरह से उत्साहित किया और समर्थन दिया, वहीं इस क्रांति को कुचलने वाली जो राजस्थान के शासकों की सेनाएं थीं उन्हें जनता ने हूट किया, उनको अपमानित किया, और जो अंग्रेज अधिकारी थे उनको विभिन्न प्रकार से अपमानित करने के प्रयास हुए। अनेक जगहों पर तो उनके ऊपर धूल और मिट्टी भी फेंकी गई, और इतने डिमोरलाइज थे अंग्रेज भी और अंग्रेज के समर्थक शासक लोग कि वे इस क्रांतिकारी सेना का राजस्थान में मुकाबला तो नहीं कर पाए, बस वो पीछा करते रहे और ये करते रहे कि किस तरह से ये आगे बढ़ जाएं और यहाँ से इनको पास कर दें ताकि ये कोई अधिक डैमेज ना करें, अधिक नुकसान ना पहुँचाएं। जो क्रांतिकारी सेनाएं थी उनमें ख़ास तौर पर देसी रियासतों के, क्योंकि देसी रियासतों को तो निशस्त्र कर ही दिया था अंग्रेज़ों ने, किंतु इन शासकों के पास अपनी सलामी वाली सेना, जिसको हम सैल्यूटरी फोर्सेज कहते हैं, वे थी। उन सैल्यूटरी फोर्सेज का काम खास अवसरों पर महाराजाओं को सलामी देना और इसके परेड करना। इसके अलावा यदि उनकी कोई ड्यूटी थी तो उनकी पुलिस वाली ड्यूटीज़ ज़्यादातर थी, जो इंटरनल सिक्योरिटी का मामला ही देखती थी, और कहीं भी किसी तरह का अशांति उत्पन्न हो, उस अशांति को या आंदोलन हो या किस तरह का भी सामाजिक समस्या बवेला हो, उसको शांत करने के लिए वो सेनाएँ काम आती थी। बाकी जो ब्रिटिश आर्मीज़ का जो ट्रेनिंग थी उस तरह की ट्रेनिंग लगभग देसी रियासतों की जो ये सैल्यूटरी फोर्सेज रही थी उन सैल्यूटरी फोर्सेज की उस तरह ट्रेनिंग नहीं होती थी, और वो कॉम्बैट फोर्स के रूप में उनका कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं हो सकता था। तो ऐसी स्थितियों में वो बाद में सुधार किए हैं 1857 के बाद थोड़े बहुत, किंतु इस समय ऐसी कोई ख़ास फौज अंग्रेज़ों के पास नहीं बची थी। वो तो जो इनके बॉम्बे और गुजरात के इलाकों में जो डीसा या बॉम्बे के अन्य जगहों पर जो सेनाएँ थीं उन्होंने ही इधर राजस्थान की स्थिति को कंट्रोल किया। तो जो यहाँ एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ, जो अक्सर हमारे पाठक भ्रमित हो जाते हैं, वही सोचते हैं कि नीमच राजपूताना में था। ये कभी भी राजपूताना का पार्ट नहीं था, ये आज भी मध्य प्रदेश में है। इसके पहले जो मालवा क्षेत्र था, जिसको सेंट्रल इंडिया का, इस मालवा क्षेत्र का भाग था। यहाँ पर सिंधियाओं का भी शासन रहा, यहाँ पे अंग्रेज़ों का भी शासन रहा, किंतु नीमच की जो लोकेशनल वैल्यू है वो ये है कि वो राजपूताना के साथ में जुड़ा हुआ था। वो चित्तौड़ के समीप स्थित है, और मेवाड़ और चित्तौड़ और दक्षिण राजस्थान जो है उससे जुड़ा हुआ होने के कारण तो नीमच का एक तो ये महत्व है। बाकी नीमच उस समय भी, क्रांति के समय भी और बाद में भी, ये मालवा अथवा मध्य प्रदेश का ही भाग था। तो अभी मैंने कहीं छात्रों से मेरी बात हो रही थी
तो छात्रों को मैंने कहा कि भाई 1857 की क्रांति के समय जो नीमच की क्रांति हुई, तो नीमच किस प्रांत में था, किस प्रोविंस में था? तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स रिप्लाइड दैट इट वाज इन राजपूताना, जो गलत है, जो राजपूताना में नहीं था। किंतु जो नसीराबाद की सैनिक क्रांति हुई, तो नसीराबाद और नीमच छावनी के बीच में कम्युनिकेशन हमेशा से रहता था। तो यूँ करके उसका इम्पैक्ट हम देखते हैं कि नीमच के में जो विद्रोह हुआ उसके ऊपर था। तो नीमच एक बड़ी छावनी थी, जहाँ घुड़सवार सेना खास तौर पर रखी गई थी। इसके अलावा मध्य प्रदेश में महू की छावनी थी। तो इन छावनियों का भी इस पर इसके साथ जो है कम्युनिकेशन था। तो इस तरह से क्या है, नीमच का जो विद्रोह है उसने मध्य प्रदेश को कम और राजस्थान को अधिक प्रभावित किया। तो अभी आज की इस मेरी वार्ता में ये आप ये जान पाएंगे कि किस प्रकार से नीमच का सैनिक विद्रोह राजस्थान में 1857 की क्रांति का एक अभिन्न अंग बन गया। और आज हम उसे याद करते हैं तो जब राजपूताना की बात आती है, राजस्थान की बात आती है, तो नीमच के विद्रोह को हम माइनस नहीं कर सकते। तो जैसा वहाँ माहौल बना हुआ था उस समय, पूरे देश में माहौल बना हुआ था। तो उस समय जब नसीराबाद में क्रांति हो गई, तो नीमच की छावनी को सतर्क कर दिया गया कि इसका इम्पैक्ट नीमच पर आ सकता है। और एहतियात बरतते हुए जो नीमच के जो वो थे अधिकारी थे, वे अधिकारी और अधिक जो है जागरूक हो गए। और यहाँ के जो एक अधिकारी हैं कर्नल एवर्ट ने टू बी सेफ साइडेड और एक एहतियात बरतते हुए ईसाई, मुसलमान और हिंदू सैनिकों को गंगा जल, कुरान और बाइबल की कसम दे करके एक शपथ दिलाई कि वे अंग्रेज़ों के प्रति वफादार रहेंगे। तो यही अपने आप में एक बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि ये जो वफादारी की शपथ 2 जून को दिलाई गई है, इससे सैनिक और आशंकित हो गए। और सेनाओं में ख़ास तौर पर जो हिंदू और मुस्लिम रिलीजन को मानते थे और उनकी रिलीजियस भावनाओं को ठेस पहुंचाने की जो बात कही जा रही थी, यही नहीं बल्कि ओवरऑल जो विनाशक परिणाम ब्रिटिश साम्राज्य के आए थे, उन विनाशक परिणामों के कारण जो भारतीय जनता में अंग्रेजी शासन के प्रति असंतोष था, वह असंतोष सैनिकों के माध्यम से भी रिफ्लेक्ट हुआ। क्योंकि सैनिक भी समाज के विभिन्न वर्गों से आए थे जो अंग्रेजी शासन के पीड़ित थे। तो 2 जून की जो शपथ है नीमच छावनी में कर्नल एवर्ट ने दिलवाई, वह उससे उन्होंने शपथ तो ले ली सैनिकों ने, सैनिक आशंकित हो गए कि कोई बड़ा षड्यंत्र होने वाला है। तो एक अविश्वास जो अंग्रेज अधिकारी थे नीमच के, उनके बीच में था। तो अविश्वास तो पहले से था, किंतु इस शपथ ने भी उस अविश्वास को और अधिक मजबूत कर दिया। तो इसका परिणाम ये हुआ कि 3 जून 1857 की रात को नीमच की छावनी के सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया, छावनी में आग लगा दी, वहाँ के खजाने को लूट लिया गया और अनेक यूरोपियंस को मौत के घाट उतार दिया गया, जिनमें बच्चे, औरतें और अन्य लोग भी शामिल थे। तो ये घटना नीमच की छावनी में होती है, जहाँ अंग्रेज़ जो यूरोपियन मूल के जो सैनिक या सैनिकों के जो आश्रित लोग थे, उनके परिजन थे, उनको मौत के घाट उतारा गया। 3 जून को विद्रोह हुआ और 4 जून को लूटपाट होती रही। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी, जो उस समय के अपने संस्मरणों में अंग्रेज़ अधिकारियों ने लिखा कि सैनिकों ने छावनी को लूटा, छावनी के अलावा जो तहसील और जो दूसरे सिविल जो कार्यालय थे, जो सिविल खजाने थे, उनको भी लूटा। किंतु जो नीमच का सदर बाज़ार था, जो कि बहुत समृद्ध बाज़ार था, उसको किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं पहुंचाई। तो इससे ये बात स्पष्ट होती है कि अंग्रेज़ों के जो आक्रोश है, उस आक्रोश का शिकार प्रशासनिक भवन, प्रशासनिक कार्यालय और सैनिक छावनी हुई। बाकी सिविलियंस को किसी प्रकार की कोई असुविधा और क्षति इन क्रांतिकारी सैनिकों के द्वारा नहीं पहुंचाई गई। तो 4 जून को फिर ये जो 3 जून को घटना घटती है, तो 4 जून को मेवाड़ की सेनाओं ने
नीमच से जो भागे हुए ब्रिटिश अंग्रेज थे, जो कोई छोटी सादड़ी गया, कोई चित्तौड़ तक पहुँचे, जगह जगह निम्बा हेड़ा गए, कहाँ गए, तो उनको जो है जो यहाँ से भागे थे नीमच से रातों रात बच करके, उनकी सुरक्षा का काम महाराणा मेवाड़ की सेना ने संभाला। और ये जो अंग्रेज भागे हुए थे उनको मेवाड़ राज ने अपने उदयपुर में अच्छा सत्कार किया और उन्हें पिछोला झील में स्थित जगमंदिर महल में रखा गया, और तब तक रखा गया जब तक कि नीमच की छावनी पर उन्हें अंग्रेजी आधिपत्य स्थापित नहीं हो गया। और यहाँ भी पानी के पिछोला झील के अंदर रखा ताकि उनको एक नेचुरल प्रोटेक्शन भी मिला रहे। साथ ही मेवाड़ के एक बड़े अधिकारी मेहता गोकल चंद को महाराणा मेवाड़ स्वरूप सिंह ने यूरोपियों की सुरक्षा के लिए तैनात किया ताकि उन्हें किसी तरह की असुविधा भी ना हो और वो कहीं पुनः क्रांतिकारियों के आक्रमण का निशाना न बन जाएं। और ये वृत्तांत आगे ये मिलता है कि महाराणा ने उनका पूरा खर्चा उठाया, और जब उसकी बात मैं आगे करूँगा, जब शांति स्थापित हो गई नीमच में और नीमच में पुनः अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया, तब इनको उदयपुर से भेजा गया। तो इन जितने लोग भी इन राज्य की शरण में आए थे उन सबको महाराणा की तरफ से 4 मोहर का उपहार दिया गया, उनको उपहार दे करके और खुश करके भेजा। इसका ही परिणाम था कि जो मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह थे या महाराणा मेवाड़, वो गवर्नर जनरल के गुड बुक्स में आ गए और गवर्नर जनरल ने स्वयं महाराणा के लिए विशेष आभार व्यक्त किया और उनकी सेवाओं की भूरी भूरी प्रशंसा की। तो इस प्रकार से एक जो है घटनाक्रम इस नीमच की क्रांति से जुड़ा हुआ है। और 5 जून को ये जो क्रांतिकारी हैं विद्रोही सेना के, ये छावनी को उजाड़ करके और दिल्ली की ओर कूच कर गए। इन्होंने दिल्ली के लिए जो रूट लिया वो आगरा होकर के लिया, नीमच से आगरा और आगरा से दिल्ली। तो ये जो हैं वहाँ से दिल्ली के लिए रवाना हुए, क्योंकि हर जगह जहाँ विद्रोह हो रहे थे तो इस तरह का एक अंडरस्टैंडिंग थी कि वहाँ दिल्ली पहुँच कर के बादशाह के जो सेना है उसको मजबूत किया जाए और दिल्ली में क्रांति को डिफेंड किया जाए। जो क्रांति तो दिल्ली में हो चुकी थी, किंतु संघर्ष लगातार ब्रिटिश फौजों का जारी था। तो इस तरह से ये जो एक तो ये हुआ कि सैनिक वहाँ से चले गए। इसी बीच में कोटा की सेनाएं, कोटा ही क्या उसमें देखा जाए तो हाड़ौती की सेनाएं थीं, जिसमें कोटा, बूंदी और झालावाड़ तीनों राज्यों की सेनाएं थीं। कोटा की नारायण पलटन और भवानी पलटन, ये 2 थोड़ी बड़ी फौज थी। इनको लेकर के जो कोटा का पॉलिटिकल एजेंट था वर्टन इनको लेकर के पहुंचा। तो नीमच से 24 मील दूर एक डेक्कन नामक कस्बा, अभी भी है डेक्कन कस्बा मध्य प्रदेश का, वहाँ पहुंच गया। और उन्होंने वहीं एक जावद कस्बा है, उस जावद कस्बे को लूट और विध्वंस से बचा लिया। लेकिन सैनिकों का इरादा कोई और इस तरह का नहीं था कि वो कस्बों की कोई सिविलियंस को या यहाँ के नागरिकों को लूटते, ऐसा कोई इरादा नहीं था। बल्कि वहाँ जो प्रशासनिक जो भी सेटअप थे उनको वो ज़रूर क्षति पहुँचा सकते थे, किंतु ये इस तरह का कोई घटनाक्रम सामने नहीं आया। जो पूरी लूट हुई, जिसमें अंग्रेज़ खुद कहते हैं कि फ़ौज के ख़जाने में तो चेस्ट जिसको वो बोलते हैं उसमें तो कोई पैसा था ही नहीं ज़्यादा, तो मात्र 5,000 रुपये वे फ़ौज के ट्रेजरी से ले गए। बाकी जो सिविल ट्रेजरी थी उस सिविल ट्रेजरी से 1,26,900 रुपये वो ले गए। बाकी और कोई ऐसी लूटपाट या कोई विध्वंस उन्होंने कहीं आसपास नहीं किया। तो जब एक तो मेवाड़ की सेनाएं पहुंच गई अभी इसी दौरान, और ऊपर से कोटा की सेनाएं आ गई, तो इनका उद्देश्य इन जो क्रांतिकारी सैनिक थे, विद्रोही सैनिक, उनसे लड़ना नहीं था, बल्कि उनको आगे बढ़ाना था कि ये सुरक्षित आगे निकल जाएं। तो क्रांतिकारी जो ये विद्रोही सैनिक थे नीमच के, उन्होंने नीमच से 16 मील दूर निम्बा हेड़ा नामक कस्बे में पहला पड़ाव डाला। निम्बा हेड़ा की स्थिति ये थी कि बिल्कुल नीमच के एडजॉइनिंग था, किंतु ये इस समय टोंक के नवाब के राज्य के अंतर्गत था। जो टोंक के नवाब को कभी ये मेवाड़ का ही पार्ट रहा था, किंतु बाद में ये टोंक के नवाब को दे दिया गया। और जब
विद्रोही सैनिकों ने पहला पड़ाव डाला लिम्बाहेड़ा में। जब वहाँ पहुँचे तो जो नवाब के कर्मचारी और अधिकारी थे उनको कोई निर्देश नहीं थे, किंतु उन्होंने अपने इनिशिएटिव पर इन विद्रोही सैनिकों की बड़ी अवभगत की और इनको राशन आदि उपलब्ध करवाया और उनके हौसले बढ़ाए। तो इस तरह से क्या हुआ कि स्वाभाविक तौर पर ये मान लिया गया कि टोंक नवाब इसमें सहयोग नहीं कर रहा है, और जो मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट थे वो इन विद्रोही सेनाओं का पीछा कर रहे थे। तो इस समय ये है कैप्टन CL सावर्स, और सावर्स ने इन क्रांतिकारी सेना का पीछा जहाजपुर तक ही किया, क्योंकि जो मेवाड़ की राज्य की सेनाएं थीं उन्होंने जहाजपुर के आगे जाने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो उनका टेरिटरी नहीं है, उनके राज्य का क्षेत्र नहीं है, तो उन्होंने जाने से इनकार कर दिया। तो ऐसी स्थिति में फिर जयपुर और जोधपुर की सेनाओं के सहारे कैप्टन हार्ड कैसले के कमान में क्रांतिकारियों का पीछा किया गया। इन सेनाओं को जो पीछा कर रही थी इनको जगह जगह अपमान का सामना करना पड़ा। सबसे बुरी स्थिति तो उनियारा में हुई। जब वहाँ से अंग्रेज़ी फौज निकल रही थी तो उनियारा के राव ने गढ़ के दरवाजे बंद कर दिए, शहर में घुस ही नहीं सकते थे, और वहाँ के लोगों ने मिट्टी धूल भी फेंकी, पत्थर भी फेंके, थूका भी, और अंग्रेज़ों के लिए कहा ये मतलब उनके लिए बड़े अपशब्द कहे और अपनी चित्र विचित्र मुँह की मुद्राएं बनाकर उनको अपमानित और रूठ करने की कोशिश की। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि ये जो फौज थी जो पीछा कर रही थी क्रांतिकारियों का, उनके वो तो बस अपना जैसे तैसे अपनी सुरक्षा कर पा रहे थे, और केवल ये कर रहे थे, ये खबर दे रहे थे कि अब क्रांतिकारी कहाँ तक पहुँचे हैं। ये जो क्रांतिकारी जयपुर स्टेट की टेरिटरीज में पहुँचे तो वहाँ जिस तरह से नसीराबाद के विद्रोही सैनिकों का स्वागत सब जगह हुआ, वैसे ही स्वागत जयपुर स्टेट की टेरिटरीज में हुआ। और इसमें ख़ास तौर पर हिंडौन में इनको काफ़ी रसद पानी, हिंडौन के आसपास के जो किसान लोग हैं वे किसान लोग जो क्रांतिकारी सेना है उसकी सहायता के लिए, उसको मदद देने के लिए वो जो है आए और सैनिकों का हौसला उन्होंने बढ़ाया। वहाँ से फिर ये जो सेना है ये जब यहाँ से जहाजपुर से वापस जब आगे बढ़े तो उस समय रास्ते में देवली की छावनी थी। तो देवली छावनी वैसे तो उस समय लगभग वीरान यूँ थी कि वहाँ के जो सैनिक थे उन्हें 1857 की क्रांति को दबाने के लिए एक बड़ी पलटन वहाँ कोटा कंटिंजेंट थी, जो कोटा कंटिंजेंट को आगरा विद्रोह को दबाने के लिए पहले ही भेजा जा चुका था। तो वहाँ पे कोई स्टेशन आर्मी थी नहीं, किंतु आर्मी का इस्टेब्लिशमेंट तो था ही। तो देवली छावनी को भी इन सैनिकों ने जो नीमच से आए थे उन्होंने देवली छावनी को भी लूटा और उसको जगह जगह उसको क्षति पहुंचाई, उसमें आग भी लगाई और जला दिया। तो इस तरह से क्या हुआ कि जो क्रांतिकारी हैं बड़े उत्साह के साथ बढ़ते गए। लेकिन जब ये क्रांतिकारी जो नीमच के क्रांतिकारी हैं ये भरतपुर पहुँचे तो वहाँ भरतपुर और इसके आसपास जो सैनिक एस्टेब्लिशमेंट थे या जो सेनाएं थीं स्टेट की भी और भारतीय सैनिकों की ब्रिटिश सेनाएं, तो वहाँ पे क्या हुआ सैनिकों में असंतोष फैल गया और ये लगने लगा कि भरतपुर के सैनिक अब नीमच के क्रांतिकारियों के साथ हो जाएंगे। तो उस समय भरतपुर के पॉलिटिकल एजेंट मेजर मॉरिसन को भरतपुर छोड़ करके भागना पड़ा और इतिहासकार ये लिखते हैं उसके भागने से नीमच के क्रांतिकारियों से भरतपुर की रक्षा हो गई, नहीं तो भरतपुर और इसके आसपास जो भी अंग्रेज़ी एस्टेब्लिशमेंट्स थे उनको भारी क्षति हो सकती थी। और जो नीमच के क्रांतिकारी सैनिक हैं ये भरतपुर क्यों आगरा होकर इनको दिल्ली जाना था तो आगरा पहुँचे। आगरा में पहले से ही कोटा कंटिंजेंट के और कुछ भरतपुर फोर्स के भी सिपाही गए हुए थे क्रांति को दबाने के लिए, वे सब विद्रोही हो गए और उन्होंने आगरा में इनके साथ नीमच के विद्रोहियों के साथ सब शामिल हो गए और शामिल होकर के आगरा में क्रांति की सफलता के बाद सैनिकों का हुजूम दिल्ली की ओर रवाना हो गया। तो इस तरह से जो नीमच का विद्रोह है उस नीमच के विद्रोह ने एक और हम देखते हैं संपूर्ण मेवाड़ में 1857 की क्रांति के पक्ष में
इतना वातावरण पैदा किया कि बाद में मेवाड़ के कुछ ठाकुरों ने भी 1857 की क्रांति में खुल करके तो नहीं आए, नेतृत्व तो नहीं किया, किंतु उन्होंने अंग्रेज विरोधी गतिविधियों में वे सम्मिलित हुए और जो जो क्रांतिकारी भटक रहे थे या कहीं वो छुपना चाहते थे, उन सबको मेवाड़ में शरण भी मिली। ये भी एक स्थिति है। दूसरा ये हुआ कि इससे जो राजस्थान है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा दक्षिण राजस्थान का, उसमें एक वातावरण उत्पन्न हुआ। हम ये देखेंगे बाद में, इसका मैं अगले वीडियो में कवर करूँगा। जो कोटा में क्रांति होती है 1857 की, उस 1857 की क्रांति का बहुत बड़ा संबंध नीमच की क्रांति से है, क्योंकि नीमच में जो कोटा के पॉलिटिकल एजेंट वर्टन हाड़ौती की सेना लेकर के आए थे, तो उन हाड़ौती के सैनिकों के और कर्नल और वर्टन के बीच में कुछ मतभेद भी उत्पन्न हो गए थे और सेना तो पहले भेज दी, किंतु जब वो वापस आया वर्टन, तो वर्टन को जो है जो आगे जो भी घटनाक्रम हुआ वो हम बात करेंगे। तो कोटा की क्रांति का एक जो है महत्वपूर्ण जो तत्व है वो नीमच से जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से नीमच की क्रांति ने राजस्थान के 1857 की क्रांति को प्रभावित किया। और सबसे बड़ी बात ये थी कि इन सब के दौरान जो जन उत्साह है वो देखते ही बनता था। तो ये बात सिद्ध हो गई कि अब जो है अधिक समय तक ये भारतीय अंग्रेजी शासन को सहन करने वाले नहीं हैं। इसके बाद जो नीमच है वहाँ पुनः अंग्रेज़ों की सत्ता जल्दी स्थापित हो गई। जिस तरह से नसीराबाद से भी विद्रोही सैनिकों के निकल जाने के 3-4 दिन के में ही वहाँ पुनः अंग्रेजी नियंत्रण कायम हो गया छावनी पर, उसी प्रकार से 6 जून 1857 को मेवाड़ राज्य की सहायता से नीमच छावनी अंग्रेज़ों के कब्जे में आ गई। और इसी बीच कोटा के पॉलिटिकल एजेंट मेजर वर्टन की कमान में हाड़ौती सैनिकों का जत्था नीमच क्षेत्र में पहुंच गया और वहां पहुंचने से अंग्रेज़ों की स्थिति और मजबूत हो गई। और ये जो यहाँ जो बर्टन आए हैं, उस बर्टन की जो सेनाएं हैं उनको पूरे नीमच में, जिसमें नीमच की छावनी, नीमच के सिविल ऑफिसेज और नीमच के सदर बाज़ार, इनमें जो है इन्होंने अपनी सुरक्षा रखी। किंतु कुछ ही समय में डीसा से और नसीराबाद से यूरोपीय सेनाओं के कुछ सेनाओं के पहुंचने से हाड़ौती की सेनाओं को तो कार्यमुक्त कर दिया गया। और 18 जुलाई 1857 को हाड़ौती की सेनाओं को बर्टन ने अपने अपने राज्यों में वापस जाने के लिए आदेश दे दिया और वो लौट गए। किंतु नीमच में पूरी तरह शांति की अभी भी स्थापित नहीं हुई थी, क्योंकि इसी दौरान मंदसौर में ये घटना अगस्त में होती है। जुलाई की जो मैं बात कर रहा हूँ, जुलाई में लगभग जैसे 6 जून को ही अंग्रेज़ों का नियंत्रण स्थापित हो गया, लेकिन 18 जुलाई को जो यूरोपियन सैनिकों के आने के बाद जो ये और हाड़ौती के और मेवाड़ के सैनिक थे, सबको रिलीव ही कर दिया, उनको दूसरे काम सौंप दिए गए। लेकिन इसके बावजूद भी नीमच में और अशांति पैदा होने की संभावना समाप्त नहीं हुई, क्योंकि अगस्त 1857 में एक मुग़ल शाहज़ादा जो कि शाह आलम जो है ये था शाहज़ादा फ़िरोज़ शाह। तो फ़िरोज़ शाह ने मंदसौर में अपना सत्ता स्थापित कर ली थी और ये बहादुर शाह जफ़र के एक पुत्र थे, ये जो हैं फ़िरोज़ शाह। तो फ़िरोज़ शाह ने अपने मंदसौर में सत्ता स्थापित कर ली। मंदसौर जो कि नीमच के समीप स्थित है, तो ये संभावना लग रही थी कि वो नीमच पर आक्रमण कर सकता है, क्योंकि इस समय ख़ास तौर पर जो निम्बाहेड़ा की जो बात मैं पहले भी कर रहा था, जो टोंक स्टेट के पास था, इस निम्बाहेड़ा के कुछ मेवाती और जो विलायती, जिनको ये जो होते अफ़गानी पठान, उनको विलायती कहते थे, तो विलायती पठान और मेवातियों ने शाहज़ादा फ़िरोज़ शाह के को सहयोग किया। तो इससे ये लगने लगा था कि कहीं पुनः नीमच पर क्रांतिकारियों का अधिकार ना हो जाए। तो इसलिए यहाँ मेवाड़ की सेनाएं ख़ास तौर पर लगीं और मेवाड़ की सेना और अंग्रेज़ी सेना ने 19 सितंबर 1857 को उन्होंने मिलकर के जो ब्रिटिश और मेवाड़ ने निम्बाहेड़ा पर अपना अधिकार कर लिया।
क्योंकि उनको लग रहा था ये यदि ये टोंक के पास रहा तो यहाँ जो शाहज़ादा फिरोज शाह है इसका प्रभाव या इस पर सत्ता कायम हो सकती है। तो उस पर मेवाड़ और नीमच की ब्रिटिश सेना ने मिलकर के कब्जा कर लिया और 19 सितंबर 1857 को निम्बाहेड़ा टोंक से लेकर के इनाम स्वरूप मेवाड़ को सौंप दिया गया। तो 1857 की क्रांति में यदि स्टेट की दृष्टि से देखें तो मेवाड़ स्टेट को अनेक लाभ हुए, क्योंकि वो एक तो अंग्रेज़ों के अच्छे संबंधों में आ गए, दूसरा उनको प्रादेशिक लाभ भी हुआ। जो निम्बाहेड़ा का क्षेत्र टोंक के नवाब के पास था वो जो है मेवाड़ को प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार से मेवाड़ की मदद से पुनः नीमच में अंग्रेज़ी सत्ता कायम हो गई और नीमच के जो ब्रिटिश प्रेसिडेंट बनाए गए थे उनको प्रारंभिक तौर पर उनका कार्यालय बजाय नीमच के वो कुछ समय उदयपुर में भी रहा, जहाँ से वो सबका संचालन करते रहे। लेकिन फ़ौज ने प्रॉपरली रीऑक्यूपाइड द कैंटोनमेंट ऑफ नीमच। तो इस तरह से हम देखते हैं कि नीमच के सैनिक जो नीमच से चल कर के निम्बाहेड़ा होते हुए देवली की छावनी में भी अपना कुछ कर्तव्य दिखाते हुए और आगे बढ़ते हुए एक जनता को संदेश देते हुए कि किस तरह से अंग्रेज़ों के खिलाफ़ बगावत हो चुकी है, और ये लेकर वो आगरा पहुँचे। आगरा में उनके साथ बड़े क्रांतिकारी समूह का पार्ट बन करके वो दिल्ली की ओर रवाना हुए। तो इस प्रकार 1857 की क्रांति, राजस्थान में 1857 की क्रांति का ये दूसरा फेज़ ये था। फर्स्ट फेज़ नसीराबाद, सेकंड नीमच। अब इसके बाद आने वाले 2 वीडियो में और बनाऊंगा। एक वीडियो में मारवाड़ के जागीरदार आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह का विद्रोह है, उस विद्रोह पर एक वीडियो बनाऊंगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जो कि अंतिम वीडियो होगा 1857 की क्रांति पर राजस्थान के ऊपर, तो वो कोटा के विद्रोह, क्योंकि कोटा के विद्रोह और आहुआ के विद्रोह ये दोनों अलग तरह के विद्रोह हैं। क्योंकि ये 2 विद्रोह जिनकी हम बात कर रहे हैं तो सैनिक विद्रोह हुए, और जो एरनपुरा का एक विद्रोह और होता है सेना का, लेकिन वो एरनपुरा का विद्रोह वो कुशाल सिंह के साथ मिक्सअप हो जाता है, और उसकी जो मैं बात करूँगा कुशाल सिंह के विद्रोह की, उसमें एरनपुरा का जो है प्रकरण भी सम्मिलित होगा। और उसके बाद जो कोटा है, क्योंकि जैसा आप सबको विदित है कि सितंबर 1857 में दिल्ली में ही अंग्रेज़ों के शासन की पुनर्स्थापना हो गई। उन्होंने दिल्ली पर पुनः अधिकार कर लिया, क्रांतिकारियों को से खदेड़ दिया गया। क्रांतिकारी फिर दूर दराज के क्षेत्रों में जाकर के अपनी गतिविधियां जारी चलाते रहे, किंतु दिल्ली मुक्त हो गया। और दिल्ली मुक्त होने का एक संदेश ऐसा गया कि उसके साथ ही धीरे धीरे क्रांति का दमन होने की स्थिति आ गई थी। किंतु ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि कोटा में विद्रोह तब होता है जब दिल्ली में क्रांति का दमन हो चुका है और अंग्रेजी सत्ता पुनर्स्थापित हो गई है। ऐसे माहौल में भी कोटा ने विद्रोह किया। तो आगे 2 और वीडियो में बनाऊंगा राजस्थान में 1857 की क्रांति पर, जिसमें इन 2 विद्रोहों को सम्मिलित करूंगा। नमस्कार।